अगर हम लोग वाइंडिंग्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपने दो तरीके की वाइंडिंग देखी होंगी। एक होगी इस तरीके की पर्टिकुलर टाइप जिसमें चारों तरफ फैली होगी, ठीक है? और एक होगी जो सारी की सारी एक जगह सिमटी होगी। इनको नाम भी इसी तरीके से दिया जाता है जैसे कि फैली वाइंडिंग है, फैले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। दूसरी जो वाइंडिंग होगी जो एकदम सिकुड़ी हुई सी होगी, एक जगह कंसंट्रेटेड होगी, वहीं से इसका नाम आया है, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है? तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं तरीके की टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते रहिएगा। now अगर बात करते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की, तो सबसे पहला पॉइंट जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का आपको याद रखना है कि ऐसी वाइंडिंग जो होती है इसके अंदर सिंगल कॉइल होती है मल्टी टर्न की, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एक ही कॉइल होगी, टर्न्स हो सकता है मल्टी टर्न्स हो, मल्टीपल कॉइल नहीं होंगी, ठीक है? या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी कॉइल सीरीज में अगर उन्हें कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक कॉइल बन जाएगी। देखो यहाँ पे बताया भी है कि ऐसी वाइंडिंग के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होती हैं सारी कॉइल, यानी कि एक ही कॉइल की तरह वर्क करती है। देखो जब भी हम कोई दो कॉइल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस चीज को समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है ये इस तरीके की और एक कॉइल ये है, ठीक है? नाउ ये दो अलग अलग कॉइल है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ इनको सीरीज में जोड़ देता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी, सिंगल कॉइल कहलाएगी, सिंगल कॉइल कहलाएगी। और टर्न्स क्या है, टू टर्न्स हो जाएंगे इस तरीके की कॉइल, यानी कि ये जो है इक्विवेलेंट हो जाएगी इस पर्टिकुलर कॉइल के। तो यहाँ पे यही बात दे रखी है कि कंसंट्रेटेड कॉइल के अंदर क्या होती है, वन मल्टी टर्न कॉइल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ही कॉइल होगी लेकिन वो मल्टी टर्न की हो सकती है, ठीक है? तो सिंगल कॉइल मल्टी टर्न की होगी, मल्टीपल कॉइल्स नहीं होती हैं। तो ये जो कॉइल, ये सबसे बड़ा फीचर है अगर तुम्हें पहचान करनी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी यही वाइंडिंग होती है और सिंक्रोनस जनरेटर में सेलिएंट पोल जो रोटर होता है उस पर भी यही वाइंडिंग होती है। देखो ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग याद होगी तो ये होती प्राइमरी वाइंडिंग, हम लोग कहते थे। देखो सिंगल कॉइल होती थी, मल्टी टर्न की कॉइल होती थी, ठीक है? ये इसको हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी वाइंडिंग कहते थे। इसी तरीके से देखो ये दूसरी वाइंडिंग होती थी, इसे हम लोग सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी कॉइल कहते थे। ये भी क्या होता था, मल्टी टर्न की सिंगल कॉइल ही होती है। देखो इसमें टर्न्स काफी ज्यादा हैं, टर्न्स डिपेंड ऑन नंबर, यानी कि याद होगा आप लोगों को, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते थे, हम इसको लिखते थे N2 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स N2 और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N1, ठीक है? तो देखो सिंगल कॉइल है, ये क्या है, सिंगल कॉइल, और क्या है, N1 टर्न्स की, N1 टर्न्स की सिंगल कॉइल। वैसे ये क्या है, सिंगल कॉइल है, सिंगल कॉइल, एक ही कॉइल तो है, और कितने टर्न्स की, N2 टर्न्स की। देखो यही बात यही बताई हुई है, यानी कि वन मल्टी टर्न कॉइल होगी। टर्न मल्टी हो सकते हैं लेकिन कॉइल एक ही होगी। इसी तरीके से सेलिएंट पोल, जब जनरेटर हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे भी ये चीज होती है। तो जो रोटर होता है उसके ऊपर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जाती है इस तरीके से। तो एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही कॉइल होती है, और टर्न्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, यानी एन नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, पर वो कॉइल कितनी होगी, कॉइल तुम्हारी एक होगी। तो अगेन सेम, वन मल्टी टर्न कॉइल। तो सबसे बड़ी पहचान है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की कि एक कॉइल होगी, मल्टी टर्न्स की होगी। नाउ दूसरे पॉइंट के ऊपर सबसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो पहचान करने के लिए अगर सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है, अगर आपको कभी भी डाउट है तो वो ये पॉइंट है कि नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स और पोल्स बराबर हैं, कैसे, इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, दो केस मैं लेता हूं आपके सामने, ठीक है, दोनों ही दोनों सेलिएंट पोल रोटर के हैं। तो देखो इसके अंदर क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स, अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स बराबर हैं, तो जरा इसको देखो, इसमें पोल्स कितने, दो है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। स्लॉट्स कितने हैं, एक स्लॉट ये स्लॉट वन, एक स्लॉट ये स्लॉट टू। तो देखो नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर हो गए। यहाँ पे देखो पोल्स कितने हैं, एक दो तीन चार, तो चार पोल हैं। स्लॉट्स कितने, एक दो तीन और चार, यानी कि एक वाइंडिंग इस तरीके से बनेगी, एक ये वाइंडिंग बनेगी, एक ये वाइंडिंग बनेगी और एक ये वाइंडिंग बनेगी। तो देखो कितने, चार स्लॉट। यानी कि एक और बहुत खास पहचान है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की, जहां पे भी अगर तुम्हें पता करना है, मान लेते हैं कोई रोटर है उस पे वाइंडिंग हुई नहीं है और तुम्हें पूछना है कि इस पे कंसंट्रेटेड होगी या डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो उसमें देख लो कितने स्लॉट्स हैं। अगर उसके अंदर जितने स्लॉट्स हैं, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं, तो उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग करोगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ही पॉसिबल है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो तरीके की वाइंडिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, इस तरीके की वाइंडिंग को भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है, काफी छोटे एग्जाम एसएससी जेई, इवन यूपीपीसीएल में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स अगर बराबर है तो कौन सी वाइंडिंग होगी, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको टिक करने हैं तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे बात करते हैं, ये वाइंडिंग क्यों प्रेफर करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो इसकी सबसे खास बात होती है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो गिव्स मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, ये बड़ी इसकी खास बात है। यानी कि अगर तुम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें जो वोल्टेज मिलेगा वी, वो क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन एक इसके साथ डिसएडवांटेज है कि नॉट एग्जैक्टली साइनसोइडल, यानी कि साइनसोइडल वोल्टेज जनरेट नहीं करता है, यानी कि एग्जैक्टली साइनसोइडल, ठीक है? यानी कि अगर आपने वाइंडिंग, तुम्हारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, तो याद रखना वहां पे वोल्टेज तो मैक्सिमम मिल जाएगा पर क्वालिटी खराब हो जाएगी, यानी कि साइनसोइडल ना होके
कुछ इस तरीके की ट्रापेजॉइडल वेवफॉर्म समथिंग आपको मिलेगी। ये बहुत खास बात है। अच्छा, एक चीज और बड़ी ध्यान से देखने वाली यहाँ पे बात है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के कंसंट्रेटेड होने की। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आर्मेचर वाइंडिंग के कंसंट्रेटेड होने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम। आउटपुट वोल्टेज भाई तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है, आउटपुट कहां से लेते हैं, तो आउटपुट हम लोग लेते हैं आर्मेचर से। ये चीज याद होगी, डीसी मशीन में भी हमने डिस्कस करा था। हर मशीन में जहां से आउटपुट लिया जाता है या जहां से इनपुट दिया जाता है, वो दोनों ही दोनों कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो क्योंकि हम लोग अगर जनरेटर की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग कहां से लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग से। तो यहाँ पे ये बात हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग की, यानी कि अगर तुम्हें आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर बनने वाला वोल्टेज जो है ईजी, वो कैसा चाहिए, साइनसॉइडल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इस वाइंडिंग को, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये देखो ये फील्ड वाइंडिंग में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज होती है। हाइड्रो जनरेटर्स में मैंने बताया था, हाइड्रो जनरेटर में क्या होता है, इसी तरीके के रोटर यूज होते हैं, सेलिएंट पोल, और सेलिएंट पोल में कौन सी वाइंडिंग होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। ठीक, तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आप फील्ड पे तो कर सकते हैं। ऐसी इसी तरीके से सेम एग्जांपल अगर लूं तो डीसी मशीन में याद करो, डीसी मशीन में फील्ड पोल्स के ऊपर नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग तुमने इस तरीके से की थी, याद है? तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आपने डीसी मशीन में भी की थी। ठीक, तो याद रखना कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसके ऊपर डीसी वाइंडिंग के ऊपर आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हो, सॉरी फील्ड वाइंडिंग के ऊपर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर के ऊपर हमेशा कौन सी करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करेंगे। अभी आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग आने वाले इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर तुम्हें आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो आप इसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को प्रेफर करोगे। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे साइनसॉइडल वोल्टेज तुम्हें नहीं मिलेगा, ये बड़ा दिक्कत की बात है। एग्जैक्टली साइनसॉइडल मतलब मिल सकता है पर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं ना आइडियल, एक परफेक्ट एसी वोल्टेज, वो नहीं मिलेगा। नाउ तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल दी टर्न्स हैव सेम मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, सबकी सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, तो जरा इसके अंदर देखो, इस पर्टिकुलर टर्न की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से करंट जा रहा है और इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ साउथ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या हुई, ये हुई, ये एक्सिस हुई मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस की अगर बात करते हैं तो देखो सारे सारे जितने भी टर्न्स हैं सबकी सब एक्सिस क्या सेम है। देखो यानी कि ये टर्न्स ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सब में तो देखो सेम एक्सिस, कॉमन एक्सिस पास हो रही है, यानी कि सारे टर्न्स में से एक कॉमन एक्सिस पास हो रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग को एक्सियल भी कहते हैं, को एक्सियल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, को एक्सियल याद रखना, को एक्सियल वाइंडिंग भी से कही जाती है। तो यानी कि ऐसी कोई वाइंडिंग जिसके अंदर सारे के सारे टर्न्स के अंदर से सेम मैग्नेटिक एक्सिस पास हो, इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोएक्सियल या फिर सेम एमएनए एक्सिस वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एक और पहचान है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की, अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारी वाइंडिंग कंसंट्रेटेड है कि नहीं है, तो ये चेक कर लो, अगर उसके सारे टर्न्स में से पास होने वाली मैग्नेटिक एक्सिस है वो सब टर्न्स में से एक साथ पास हो रही है, तो वो कोएक्सियल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी वाइंडिंग जो होगी वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करो मैंने आपको जो ईएमएफ इंड्यूस कराया था तो वहां पे दो इक्वेशन निकल के आई थी, एक 4.44, अगर मैं बात करता हूँ एक इक्वेशन निकली थी 4.44 एफ टी फाइव आई थी, और एक क्वेश्चन निकली थी 4.44 एफ टी फाइव के डब्ल्यू आई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था के वाइंडिंग फैक्टर आता है, तो एक बात याद रखना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग फैक्टर, यानी कि अगर तुमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ले ली, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर किसी भी तरीके का के डब्ल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला आपके सामने है, इक्वल टू 4.FT4, ठीक है, F5M, ठीक, ये आ जाएगा, यानी कि के डब्ल्यू इक्वल टू 1, वाइंडिंग फैक्टर कितना लेंगे 1। इसीलिए आपको याद होगा मैंने बताया था ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर उसके अंदर हम लोग जब निकालते थे तो वहां पे हमने कौन सी वाइंडिंग की थी, वहां पे भी हमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की थी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की दोनों क्या थी, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग थी। तो याद होगा वहां पे भी मैंने किसी भी तरीके का के डब्ल्यू का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यानी कि अगर कोई भी वाइंडिंग करी हुई है और वो वाइंडिंग अगर कंसंट्रेटेड है तो ऐसे केस में वाइंडिंग फैक्टर पिक्चर में नहीं आएगा, यानी कि वाइंडिंग फैक्टर नहीं आने का क्या मतलब हुआ, के डब्ल्यू जीरो नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। वाइंडिंग फैक्टर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग फैक्टर का मतलब के डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर के डब्ल्यू जीरो करोगे तो भाई ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना वाइंडिंग फैक्टर ना आने का मतलब है के डब्ल्यू इक्वल टू 1, वाइंडिंग फैक्टर इक्वल टू 1। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की अगर बात करी जाएगी तो वाइंडिंग फैक्टर इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट करके लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग सब पे कर दी, यानी कि आर्मेचर पे भी और फील्ड पे भी, दोनों पे कंसंट्रेटेड कर दी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आपने क्या करा है, सारी की सारी केवल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ही ले ली है, यानी कि
आर्मेचर पे भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी और फील्ड पे भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी। अगर दोनों पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी तो भैया कोई भी रोटेशनल टॉर्क जनरेट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर आपको रोटेट करवाना है किसी भी मशीन को तो दोनों के ऊपर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग नहीं करोगे, एटलीस्ट किसी एक पे, और प्रेफरेंशियली किस पे, आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वाइंडिंग को आपको किस पे रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करनी पड़ेगी उस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि याद रखना, अगर आपने दोनों पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी, ये क्या है तुम्हारी, फॉर एग्जांपल अगर ये सिंक्रोनस जनरेटर का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पे तुमने फील्ड वाइंडिंग ले ली और ये है तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग, और दोनों तुमने क्या करा है, दोनों की दोनों तुमने कंसंट्रेटेड कर दी हैं। देखो इसकी एक्सिस भी सेम है, इसकी एक्सिस भी सेम है, सारी एक्सिस देखो सेम एक्सिस की हैं। तो अगर आपने सब पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी तो भैया आपका वो जो मशीन होगी या वो जो सिस्टम होगा वो नहीं रोटेट करेगा, नो रोटेशनल टॉर्क विल जनरेट। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि एक क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर हमने दोनों पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी, आर्मेचर पे भी वाइंडिंग कंसंट्रेटेड कर दी है और फील्ड पे भी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दी, तो क्या असर होगा। तो भैया मोटर रोटेट नहीं करेगी, याद रखना, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के ऊपर, बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जितने भी टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, रोटर या स्टेटर की पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। सबसे खास बात, एग्जाम्पल के तौर पे आर्मेचर वाइंडिंग इन एसी एंड डीसी मशीन, ठीक है। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, अगर यहाँ मैं बात करता हूँ जितने भी वाइंडिंग टर्न्स है, तो वाइंडिंग टर्न्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑन दी पेरीफेरी ऑफ रोटर एंड स्टेटर। देखो चाहे तुम रोटर पे की हो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बिखरा हुआ, तो जब नाम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या होंगे, वाइंडिंग टर्न्स देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, तो इस तरीके से पर्टिकुलर टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो इस तरीके की जब भी वाइंडिंग की बात करेंगे, जहां पे टर्न्स जो होंगे, जहां पे तुम्हारी वाइंडिंग जो होगी वो बिखरी हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, तो ऐसी वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। जहां पे टर्न्स क्या होंगे, ऐसे बिखरे हुए होंगे। एग्जांपल की बात करी जाए तो आर्मेचर वाइंडिंग इन एसी एंड डीसी मशीन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये तुमसे यूपीसीएल या एग्जाम में आता है कि आर्मेचर वाइंडिंग एसी और डीसी मशीन की कैसे होती है, तो याद रखना आर्मेचर वाइंडिंग चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, दोनों की दोनों क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और तुम्हें याद होगा बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ये देख लो यहाँ पे अगर हम डीसी मशीन की बात करी जाए तो यहाँ नॉर्थ साउथ था, और यहाँ पे हमने क्या करा था, लैप और वेव करी थी, याद होगा, लैप वाइंडिंग करी थी, वेव वाइंडिंग की थी, दो वाइंडिंग करी थी। दोनों की दोनों ही एग्जांपल हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए भाई लैप और वेव ये कौन सी वाइंडिंग का एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है, तो ये कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आता है कि तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई लैप और वेव कौन सी वाइंडिंग है, तो वो भी याद रखना, वो भी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। और सिंक्रोनस जनरेटर को तो हम लोग देख ही रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के ऊपर जो हमने वहां वाइंडिंग करी है वो कौन सी की हुई है, इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की हुई है, ठीक। नाउ अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो ऑल दी टर्न्स हैव सेम डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस। देखो ये पॉइंट एकदम उससे डिफरेंट है, यानी कि जो हमने सीखा था पुराने लेक्चर के अंदर, यानी कि प्रीवियस जस्ट पुराने लेक्चर नहीं, जस्ट प्रीवियस पार्ट में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर, तो हमने वहां पे सीखा था कि सबकी मैग्नेटिक एक्सिस सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, जस्ट अपोजिट है, सबकी डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक कॉइल अगर हमने रोटर पे ये की हुई है, नेक्स्ट कॉइल ये की हुई है, अगर हम लोग इसका एक्सिस निकालें पहली वाली का, तो A1 निकल के आया, ठीक है। दूसरी वाली ग्रीन वाली का निकालेंगे तो A2 निकल के आया। आप देखो दोनों की मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया भी था, थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जब मैंने जनरेटर में की थी, याद होगा कुछ इस तरह 120 120 120 पे हमने वाइंडिंग रखी थी। तो जब हमने वाइंडिंग 120 120 पे रखी तो उनकी एक्सिस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी कि 120 से डिफर करेगी। तो ऑलरेडी यानी कि वो कौन सी वाइंडिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस वहां की एक नहीं है, तीनों वाइंडिंग की मैग्नेटिक एक्सिस क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है। अगर बात करिए सेम मैग्नेटिक एक्सिस की, तो वो कैसे होती, तो अगर मान लेते हैं हमने वाइंडिंग ऊपर वाली ना करके नीचे वाली की होती, जैसा कि मैंने किया है, तो ऐसे केस में क्या होता, सेम करंट का लॉ, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओ, मैक्सवेल्स का, तो हमारे पास इस तरीके की एक्सिस आ जाएगी। तो देखो अब ये जो ए एक्सिस आई है, ये देखो ये क्या है, ये जो ए एक्सिस निकल के आई भाई, ये देखो सब में सेम है, यानी कि इस पूरे उसमें सेम है। जबकि यहाँ पे बात करी जाए तो एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये क्या बता रहा है, A1 और A2 क्या है, ये तुम्हारी डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस, देखो डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस, इसीलिए ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और इस पर्टिकुलर वाइंडिंग की बात करिए जिसमें की सारी वाइंडिंग क्या है, सेम मैग्नेटिक एक्सिस की है, तो ये कौन सी, इसकी क्या है, सेम एक्सिस है, सेम एक्सिस, तो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई भाई, ये हो गई तुम्हारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये तुम्हारी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गई, एंड दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसके अंदर
KW यहाँ पे किलोवाट नहीं है, क्योंकि याद होगा आपको किलोवाट में K स्मॉल होता है और W बड़ा होता है। याद रखना, किलोवाट अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वाइंडिंग फैक्टर केम इनटू द पिक्चर। वाइंडिंग फैक्टर पिक्चर में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? 4.44 FT5M KW। ठीक है, तो अगर हम लोग वाइंडिंग फैक्टर को पिक्चर में ले आएंगे, और वो कब आएगा? जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लोगे। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4.44 FT5 KW। ठीक है, यहाँ पे देखो KW आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि KW जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, बल्कि K वाइंडिंग फैक्टर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। यानी कि अगर बात दोनों कंपेयर कर लूं, तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर हमने जब बात करी तो वहां वाइंडिंग फैक्टर कितना था? 1 था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग फैक्टर अगर दोनों बात समझ में आ गया होगा, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो उसमें वाइंडिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा, कोई डाउट नहीं। और अगर मैक्सिमम वैल्यू वाइंडिंग फैक्टर की बात करी जाए तो वो 1 होगी, और 1 किस में होगी वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू? ये तुम्हारी होगी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में। यानी कि अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई वाइंडिंग फैक्टर इक्वल टू 1 है, KW इक्वल टू 1 है, तो समझ जाना वो कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की। वहीं पे अगर दे रखा है कि वाइंडिंग फैक्टर KW इक्वल टू लेस देन 1 है, ठीक है, तो समझ जाना कौन सी वाइंडिंग है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया, 4.44 FT5 KW, ये हो गया तुम्हारा फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और अगर बात करिए इक्वल टू 4.44 FT5, ये कितना होता है? ये किसके लिए होता है? फॉर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो मैं कंपेयर भी करते चल रहा हूँ और आपको अंतर भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। सेम मैग्नेटिक एक्सिस और डिफरेंट मैग्नेटिक एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ अगर बात करी जाए, एक ये तुम्हारे अभी पिक्चर से बाहर का सीन है, अभी सिलेबस के बाहर का है कि इट हेल्प्स इन हार्मोनिक रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको कवर करूंगा। ये चीज जरूर बताऊंगा। हार्मोनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और आप ये मान के चलो कि अगर हार्मोनिक्स आपको आना जरूरी है, इवन ट्रांसफार्मर में, चाहे आप मशीन की बात करो, किसी भी चीज में, जब भी एसी सप्लाई या एसी मशीन की बात करोगे तो हार्मोनिक हमेशा पिक्चर में आएगा। लेकिन मैं इसे अभी नहीं डिस्कस करूंगा, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हार्मोनिक रिडक्शन में हेल्प करता है, अभी केवल याद रखने के लिए समझ लो। और इंप्रूव द साइन वेव फॉर्म, मैंने तुम्हें बताया था, याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अभी हमने पीछे देखा था कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के साथ क्या खासी बात थी कि ईएमएफ तो ज्यादा मिल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जा रही थी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ था? क्वालिटी डाउन हो जा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ था कि जो साइन वेव ले रहे थे, साइन वेव, वो क्या मिल रहे थे? वो क्या मिल रही थी? इम्परफेक्ट मिल रही थी, इम्परफेक्ट। ठीक है, ये मैंने पीछे अभी डिस्कस करा था, यानी कि इम्परफेक्ट साइन वेव मिल रही थी। तो ये किस में थी? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, आप क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करें। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की खास बात देखो यहाँ बता रखी है, एक तो हार्मोनिक रिड्यूस करता है, और दूसरा क्या करता है? इंप्रूव करता है साइन वेव फॉर्म को। यानी साइन वेव फॉर्म को इंप्रूव करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आप यूज करोगे। देखो बेसिकली जो क्वालिटी, यानी कि तुम्हारी साइन वेव कितनी अच्छी साइन वेव है, यहीं से हार्मोनिक पता चलते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए हार्मोनिक्स, अगर ऊपर ऊपर से बात करूं, एक जनरल, एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो कितनी अच्छी तुम्हारी साइन वेव है, उतने कम हार्मोनिक होंगे। यानी कि अगर मान लेते मैंने बनाया एकदम परफेक्ट साइन वेव आ गई मेरे पास, तो दिस वन, इसके अंदर जो हार्मोनिक कंटेंट होंगे, हार्मोनिक्स जो होंगे, वो क्या होंगे? बिल्कुल कम होंगे। लेकिन अगर बात करें, मेरे पास कुछ साइन वेव ऐसे तरीके की आती है, ये अगर इस तरीके की साइन वेव आ रही है, तो इसके अंदर क्या होंगे? हार्मोनिक्स जो होंगे तुम्हारे क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें, ये आ रही है, तो इसके अंदर तो हार्मोनिक्स बहुत बढ़ गए, हार्मोनिक्स और ज्यादा हो गए। ठीक है, तो यानी कि जितना तुम क्लोज टू साइन होगे, उतने कम हार्मोनिक्स होंगे। रूल ऑफ थंब याद रख लेना। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप क्लोज होंगे साइन वेव फॉर्म के, उतने ज्यादा कम हार्मोनिक्स होंगे, उतने मिनिमम हार्मोनिक्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये क्या करता है? कूलिंग को इंप्रूव करता है। ठीक है, इसको समझते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कि फुली यूटिलाइज द एरिया ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ को पूरा यूटिलाइज करता है। नाउ जरा दोनों के ऊपर नजर डालते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बात करें कूलिंग की, सबसे पहले हम लोग कूलिंग की बात कर लेते हैं। कूलिंग की अगर बात करो तो देखो, एक अगर कहीं पे बहुत सारे तार एक साथ इकट्ठा है, तो इनको कूल करना एक टफ काम है, क्योंकि इनके बीच में से एयर अगर पास करवाओगे तो वो पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर क्या है, हमारे जो तार हैं वो कुछ इस तरीके से दूर दूर बिखरे हुए हैं, अब यहाँ से एयर पास कराओगे तो इनके बीच में से एयर इजिली पास हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एयर इजिली पास हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, इसे कूल करना थोड़ा टफ काम होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है भाई, इस तरीके की अगर वाइंडिंग्स हमने एकदम कंसंट्रेटेड करी, एयर टाइट वाइंडिंग होती है, इनके बीच में जो मैंने गैप बनाता हूँ ना, बिल्कुल गैप नहीं होता। कभी तुम छोटा सा 10
₹10 ₹20 का ट्रांसफार्मर खरीद के देख लेना, या कभी पुराना सीडी प्लेयर या कुछ खोलना, उसके अंदर ट्रांसफार्मर निकलेगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर देखोगे ना तो बिल्कुल एयर गैप नहीं होता, नेग्लिजिबल। तो एयर गैप नहीं होता है क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है, ज़्यादा वाइंडिंग करनी होती है कम सरफेस एरिया पे, इसीलिए साइज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए एयर गैप नहीं दिया जाता। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जब भी की जाती है तो एयर गैप की प्रॉब्लम होती है, और जब एयर गैप नहीं होगा तो ये सब जानते हैं एयर पास नहीं हो पाएगी, ये वाला केस। तो ऐसे केस में कूलिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात की जाए तो भाई दूर-दूर वाइंडिंग की हुई है, ईज़िली हवा पास होगी, ईज़िली एयर पास होगी। जब एयर ईज़िली पास होगी तो क्या होगा, कूलिंग भी तगड़ी होगी। तो इसीलिए क्या होता है, इम्प्रूव्स कूलिंग, तो इट इम्प्रूव्स कूलिंग, तो कूलिंग इम्प्रूव होती है। नाउ लास्ट आ जाता है पॉइंट, फुली यूटिलाइज द सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया की अगर बात करी जाए, ठीक, तो देखो हमने क्या करा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके वाइंडिंग करेंगे, यानी कि पूरे सरफेस पे बिखेर के वाइंडिंग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, यानी कि पूरा सरफेस यूटिलाइज हो रहा है। वहीं पे अगर बात करूं इस तरीके की, मैं अगर सेम सिलेंड्रिकल रोटर लेता हूं और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कर दूं, ये देखो ये ऐसे, तो केवल इतना एरिया ही भाई यूज हुआ। ऊपर वाला एरिया देखो क्या हुआ, खाली रह गया, यानी कि ये क्या रह गया, अनयूज्ड एरिया रह गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा खासा यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। फुल यूटिलाइजेशन कब कर सकते हो, जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होती है वो पूरा सरफेस एरिया यूटिलाइज करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी समझ लो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाती है तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो मास है, हैवी मास है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर मान लेते हैं आपने हैवी मास को यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऐसी जो बॉडी होती है वो मैकेनिकली बैलेंस्ड होती है। लेकिन अगर तुमने क्या करा, सारा का सारा मास सेंटर पे किया हुआ है या एक पर्टिकुलर पार्ट में किया है, तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, मैकेनिकली स्टेबल कौन से होंगे, सिलिंड्रिकल और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वाले जितने भी चीजें होती हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी सरफेस जो होती है, ऐसा जो रोटर स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा बताया हुआ है पीछे लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ये लेक्चर जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे एग्जाम्स की बात करी जाए, एसएससी, जेई, यूपीपीसीएल, जहाँ पे आते हैं गेट में अगर आएगा तो इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई। तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको छोड़ना नहीं, रिवाइज करके जाना। ठीक।